नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जैसा कि अब इन सभी लोगों को पता है, एमपीपीएससी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 10 में 15 आयोगों को अलग से स्पेसिफाई किया गया है इस बार, कि वहाँ से पूछा जाएगा। तो वहाँ से हमारे 10 प्रश्न आने की संभावना है। इसमें हम पहला अपना भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम निर्वाचन आयोग के नाम से ही जानते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। तो हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, मेरा नाम है राहुल शर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप ये संक्षिप्त इतिहास हम जानेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का, कि ये क्यों बनाया गया। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया। हम फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जानेंगे, इसकी सेवा शर्तें क्या है, पहले कौन थे, अंतिम कौन है, अभी तक कितने रह चुके हैं, इनकी पदावधि कितनी रहने वाली है, इनको नियुक्त कौन करता है, ये अपना इस्तीफा किसको देंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद सचिव, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए रहते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपसे कम है, लेकिन फिर भी जानने में हमारा क्या जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके बाद आयोग के कार्य एवं शक्तियां। अब जो कि आयोग बनाया गया है तो इसके कुछ कार्य, कुछ इसके पास पावर्स भी होंगी, वो भी जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, यानी कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया, संक्षिप्त इतिहास एवं गठन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया था। देखिए, क्या होता था कि शासन के अभी तक 3 स्तर हैं। एक तो केंद्र के स्तर पर, पहले 2 स्तर हुआ करते थे, पहला केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर। और हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, उनमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए जिनकी ओर हमेशा गवर्नमेंट को प्रयास करना होगा इन चीजों को लागू करने के लिए। जैसे आर्टिकल 40 में ये कहा गया था कि राज्य ये व्यवस्था करेगा, पंचायत स्थानीय निकायों की व्यवस्था करेगा या स्थानीय निकायों के गठन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में सबसे पहले क्या हुआ था, 1992 में, यहाँ पे 1992 आप याद रखना, एक अधिनियम लेकर के आया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम मतलब 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में पारित हुआ। लेकिन पास कब हुआ ये, तो सॉरी, पारित हुआ 1992 में, इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 में इस जो अधिनियम था इसको लागू कर दिया गया था। ये अधिनियम क्या था, इसमें सबसे पहले आप, इसमें जो है भाग 9 जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषय स्थानीय निकायों को दे दिए गए थे, और इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल 40 है, वो क्या कहता था कि स्थानीय निकायों के गठन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा कौन, राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पे दोस्तों, एक तो देखिए, अब चलिए मैं राज्य की परिभाषा आपको बता देता हूँ। राज्य दोस्तों 4 चीजों से मिलकर बना होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और
एक और होता है अपना सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। राज्य के 4 अंग होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है संप्रभुता राज्य का। और भारत एक राज्य ही है एक्चुअली। राज्य पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, तो हम देश को राज्य के रूप में वहां पर पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा भी आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, इसको हम कभी बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो इसके बाद आर्टिकल जो इसके बाद जो अपना संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ये नगरीय निकायों के गठन का काम करेगा। अभी हम समझेंगे नगरीय निकाय और पंचायतों में क्या फर्क है। ठीक है, इसके तहत भाग 9 का जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में 11 विषय, 12वीं अनुसूची भी इसी के तहत जोड़ी गई, और इसमें 11 विषय रखे गए। ठीक है, 11 विषयों को रखा गया। और ये जब अधिनियम है ये भी पारित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब से किया गया? तो 1 जून 1993 से इसे लागू किया गया। तो अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? पारित अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 1992 बताएंगे। कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। किसके लिए किया गया? तो ये पंचायतों के गठन के लिए किया गया था। और ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाता है, पारित कब हुआ? तो 1992 में हुआ। लागू कब हुआ? तो 1 जून 1993 को लागू हुआ। ठीक है, कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 का जोड़ा गया, यानी कि भाग 9A। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची जोड़ी गई 12। और ये काय के लिए इसका जो गठन अधिनियम जो किया गया था, जो अपना जो संशोधन किया गया था ये किस लिए? तो नगरीय निकायों का गठन किया गया था। और इसमें 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया? 11, और इसमें 29। ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, इनके गठन का प्रावधान, मतलब इनका गठन हो गया पंचायतों का, पंचायतों का गठन हो गया। तो पंचायतों के गठन हो गया, तो अगर अब हमें उसमें चुनाव करवाने थे, इलेक्शन करवाने थे। अब इलेक्शन करवाने के लिए कौन सी बॉडी होती है? तो अभी हमारे पास केवल एक ही बॉडी थी, जो थी भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन सी बॉडी थी? भारतीय, एक मिनट यार, ये भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग अभी हमारे पास एक ही बॉडी थी, जो कि कौन कौन से इलेक्शन कराती थी? तो ये 4 इलेक्शन कराती थी। 4 कौन कौन से? सबसे पहले संसद के इलेक्शन ये कराती थी, दूसरा राष्ट्रपति का, तीसरा उपराष्ट्रपति का, और चौथे इलेक्शन कराती थी राज्यों के विधानमंडल के। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो 4 इलेक्शन कराती थी, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों का विधानमंडल। अब इसके पास पहले से इतना काम था। अब अगर हम पंचायतों के और नगरीय निकायों का भार भी अगर हम इसको सौंप देते, तो ये अच्छे से मैनेज उसको नहीं कर पाता है। इसीलिए एक पृथक राष्ट्र इसीलिए प्रावधान रखा गया था आर्टिकल 243 में। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, जब ये संशोधन अधिनियम लाए गए थे, तो इनके तहत जो भाग 9 जोड़ा गया था, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था 243। और ये आर्टिकल 243 इतना, मतलब इसको इतना रबड़ की तरह खींच के रख दिया है कि इसमें आर्टिकल ए बी, 243A, 243B, C, D, E, F, G, Z A, Z B, इस तरीके से इसमें करीब 50 के आसपास इसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक ही भाग है, भाग 9 में एक ही अनुच्छेद है, 243। तो आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान इसमें रखा गया था।
अब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तक अपने क्या संक्षिप्त इतिहास इसमें देख लिया था कि क्यों गठन किया गया था, कि पंचायती राज्यों का गठन हुआ, इधर नगरीय निकायों का गठन हुआ, तो उनमें इलेक्शन कराने के लिए हमें एक आयोग की जरूरत थी। और वो आयोग कौन सा था? एक तो भारतीय निर्वाचन आयोग, लेकिन वो उस पर इतना काम था कि वो इलेक्शन करवा नहीं पा रहा था, इसीलिए हमने एक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया है, तो जो कि अपने अपने राज्य में इलेक्शन कराएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव होने, तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग उसके काम कराएगा। मध्य प्रदेश में होने तो कौन कराएगा? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कराएगा। और वो ही जो यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994 को, तथा 15 फरवरी 1994 को पहला राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों, आप जब इसकी आयोग की वेबसाइट पे जाओगे, एमपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप जाओगे, तो उसमें दो डेटें दी हुई हैं। पहली तो दी हुई है 1 फरवरी 1994, जो कि ये बताती है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो वो खुद से अपनी वेबसाइट पे ही बताते हैं 1 फरवरी 1994 को किया गया था। लेकिन मैंने कुछ फोटोग्राफ देखे जिनमें 2017 का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस, वो 15 फरवरी को मनाया जा रहा था। 15 फरवरी मतलब पीछे बैनर लगे हुए हैं और उसमें लिखा था कि 15 फरवरी स्थापना दिवस के रूप में 2017 का 23वां स्थापना दिवस था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे ये। तो अब इसमें अपने लिए दुविधा ये है, अगर ये एग्जाम में आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया मध्य प्रदेश राज्य का, तो इसमें आपको बताना है 1 फरवरी बताना है। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आपको 1 फरवरी, मतलब दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन में तो अपने लिए कोई दुविधा की बात नहीं। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में, तो आपको लगाना है 1 फरवरी, ठीक है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो आयोग की वेबसाइट है उस पर 1 फरवरी 1994 डाला है। अब आर्टिकल 243 पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान रखा गया, और आर्टिकल 243 ZA, ये भी आप याद रखना, इसमें नगरीय निकाय। सिर्फ आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, क्योंकि इलेक्शन की बात केवल आर्टिकल 243 के में की गई है और आर्टिकल 243 ZA में की गई है। के में किसके लिए की गई है? तो पंचायतों के लिए, और नगरीय निकायों के लिए ZA में की गई है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया 243 बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो इसमें केवल आर्टिकल 243 के और 243 ZA अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसकी संरचना हम देख लेते हैं। संरचना यानी कि इसका फॉर्मेशन है, किस किस से मिलकर के बना। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक सदस्यीय निकाय। तो ये जो संगठन चार्ट है, जो मैंने खुद आयोग की वेबसाइट से लिया है, इसमें सबसे टॉप पे है इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त। उसके नीचे सेक्रेटरी जो कि सचिव, जो कि आयुक्त जो होते हैं इनकी सहायता के लिए सचिव, ठीक है, इनकी सहायता के लिए सचिव काम करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की सहायता के लिए। और इसमें फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, डिप्टी सेक्रेटरी और ये बहुत सारे जो कि चुनाव कराने के संपर्क में। और फिर यहाँ से नीचे तक आप देखोगे BLO, पीठासीन अधिकारी, ये सब ग्रेड टू ये सब ऑफिसर जो होते हैं ग्रेड 2 के, ग्रेड 1 के भी इसमें काम करते हैं। और ये सारा इसका जो है एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक संरचना इसकी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? तो ये एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है ये। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय आयोग है। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये एक सदस्यीय आयोग है। दूसरा, इसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। और संगठन चार्ट ये आप देख लेना, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की देखो नियुक्ति मैंने आपको बताया कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसका जो टेन्योर है, जो पदावधि है, वो है 6 वर्ष या 66 ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी दुविधा की बात है।
आपने बहुत सारी वीडियो जैसी देखी होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी जिसमें ये लिखा होगा कि 6 वर्ष या 62 ईयर। एक आपने कहीं पढ़ा होगा 6 वर्ष या 65 साल, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है 6 वर्ष या 66 ईयर। अब हम किसको मान लें? तो मैं आपको बता दूं, इसमें काफी कंफ्यूजन है और ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ये 6 वर्ष और ये 66 ईयर है, ये मैंने कहाँ से लिया है? मैंने एबीपी न्यूज का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें अभी जो बीपी सिंह को जब नियुक्त किया गया था तो उसमें ये लिखा था कि बीपी सिंह यानी बसंत प्रताप सिंह को 6 वर्ष या 66 वर्ष के लिए अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। और भी मैंने एक दो जगह ये देखा था तो 66 ईयर लिखा हुआ है, उस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर हाँ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी, अगर मान लो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो आपको यही लगा के आना है, यही लगा के आना है। क्योंकि जो आयोग की वेबसाइट है उस पर जो 1994 का सेवा शर्तों का अधिनियम वैसे मुझे मिला नहीं, लेकिन 2-3 जगह मैंने इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा, तो आयोग की वेबसाइट को चैलेंज किया जाएगा, उस आधार पर 66 ईयर ही आपको बताना है। ठीक है। तीसरा है वेतन भत्ते तथा अन्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके जो वेतन भत्ते और इनके जो अन्य अनुलाभ हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें अन्य जो अनुलाभ है, जितने भी जो इनको वेतन भत्ते या जो भी दिया जाता है किसके इक्वल होते हैं? तो राज्य निर्वाचन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इक्वल होते हैं। ठीक है। और इनकी सेवा शर्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गैर लाभकारी का मतलब क्या है? कि इनको हम बढ़ा सकते हैं, इसकी जो मान ली सैलरी है राज्य निर्वाचन आयुक्त की हम बढ़ा सकते हैं, इनका जो महंगाई भत्ता है या हाउस रेंट अलाउंस है, जो भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वेतन भत्ते अनुलाभ जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, उनको हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दोस्तों ये एक स्वतंत्र निकाय है। अगर मान लीजिए इनको स्वतंत्रता पूर्वक काम करना है, तो अगर कल को इन पे कोई प्रेशर बनाने लग गया कि नहीं नहीं आप हमारे हिसाब से काम करिए, नहीं तो हम आपकी सैलरी कम कर देंगे, आप हमारे हिसाब से इलेक्शन जो अधिकारी वहां पे अपॉइंट कीजिए जो हमारी मदद करेगा, नहीं तो हम आपकी सैलरी कम कर देंगे, तो ये दबाव ना बना पाए, इसीलिए पहले से हमने प्रावधान करके रखा है कि इसमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आप ये याद रखिए कि पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो NV लोहानी, जो कि 1994 से 2000 तक, यानी इन्होंने अपना पूरा टेन्योर 6 साल का कंप्लीट किया है। इसके बाद श्री गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। ये आपको 6 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में खासकर MPPSC में कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। तो नहीं है वो हम तब लगा पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि कौन कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर रहा है। तो आप इसको एक बार याद रखिए कि पहला आप सभी को याद होगा NV लोहानी, लास्ट हमें याद करना ही करना है बसंत प्रताप सिंह यानी BP सिंह। अब ये जो हैं गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा और R परशुराम, ये चारों हमें याद रखने हैं। गोपाल यानी आप कृष्ण भगवान से इसको जोड़ लीजिए, परशुराम कृष्ण और परशुराम को आप आपस में दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों की विजय हुई थी तो आप इनको जोड़ लीजिए, 3 हो गया। कृष्ण यानी के गोपाल, विजय, परशुराम और ऐसे ही अजीत रायजादा। अजीत मतलब जिसे जीता ना जा सके, तो चारों ऐसे करके आप नाम थोड़ा सा कुछ भी करके आप याद रख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे देखो दोस्तों, हमारा मकसद ये होना चाहिए एग्जाम टाइम पे हम अपना लगा के आ जाए, बाकी नामों को याद करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें मिलने वाला है तो एक एग्जाम में 1 नंबर मिलने वाला है, उसके लिए हमें इनको याद रखना है। वो कैसे आप याद कर पा रहे हो अपने हिसाब से उनको याद कर लीजिए। और इनकी जो सेवा शर्त हैं, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं इनको कौन डिसाइड करता है? तो इनको डिसाइड करता है राज्यपाल। राज्यपाल डिसाइड करता है। कब करेगा? तो जो विधानमंडल के जो कानून बनाएगा उन कानून के प्रावधानों के आधार पर राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें डिसाइड करता है।
और राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त तो भले ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको हटाया किसके द्वारा जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ये बात भी आप याद रखना। चलिए अब इनको हटाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों हटाने की, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी यही प्रक्रिया है, भारत के निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी प्रक्रिया यही है, और राज्य के निर्वाचन आयुक्त की भी प्रक्रिया यही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछा जाएगा कि इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो साबित कदाचार और अक्षमता दोनों आधार पर हटाया जा सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। दूसरा ये क्या होगा, प्रोसेस होती है। सबसे पहले एक प्रस्ताव आएगा जो कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से भी किसी में आ जाएगा, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ये प्रस्ताव आ जाएगा। अगर लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य इसको समर्थन देंगे, राज्यसभा में आएगा कब आएगा, जब इसको 50 सदस्य समर्थन देंगे। फिर इसको अध्यक्ष सभापति के द्वारा जब स्वीकार कर लिया जाएगा तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, और वो जब समिति अपनी रिपोर्ट देगी उस आधार में ये पाया गया कि ये साबित इनका कदाचार साबित हो गया, इनमें इनकैपेसिटी साबित हो गई, यानी कि इनमें इतनी योग्यता ही नहीं है, इनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये इस पद को संभाल पाए, ये ऐसा साबित हो गया, तो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाएगा। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को कौन किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त केवल राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। दूसरा ये या फिर ये अपना इस्तीफा दे दे, अगर किसी का काम करने का मन नहीं है तो उससे तो हम जबरदस्ती नहीं करा सकते ना, तो इस्तीफा दे दे। ये अपना जो इस्तीफा देगा वो किसको देगा, ये भी एक, तो दोस्तों इसको मैंने बहुत सर्च किया, ये मुझे कहीं नहीं मिला कि ये अपना इस्तीफा किसको देगा। तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। वो मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि इनकी सभी सेवा शर्तें जो भी हैं वो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इक्वल होगी, और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। उस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो भी आपको यही लगा करके आना है, ठीक है। और अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप भी थोड़ी देर गूगल कर लीजिए। तो ये इसके इनके हटाने की प्रक्रिया हो गई। अब हम इन सचिव के बारे में जान लेते हैं। सचिव कौन थे, जो कि इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए इनको रखा गया था। अब ये सचिव कौन कौन है, पहले आपको याद रखना है, पहले याद रख लीजिए आप, बहुत है, और लास्ट याद रख लीजिए जो अभी रिसेंटली 2020 में अब इनको जो है अपॉइंट किया गया था इसके लिए, ठीक है। ये सीनियर आईएएस जो है ऑफिसर होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर। और इसमें 3-4 नाम और याद रखने पड़ेंगे आपको। एक तो विजया श्रीवास्तव श्रीमती, क्योंकि ये महिला है, वुमेन है। दूसरी है यहाँ पर उर्मिला मिश्रा श्रीमती। तीसरी है रजनी उइके, और यहाँ पर फोर्थ है अपनी सुनीता त्रिपाठी। इन चारों को आपको याद रखना है, सुनीता, रजनी, उर्मिला और श्रीमती विजया श्रीवास्तव। पहले प्रकाश चंद्र और लास्ट है अपने दुर्ग विजय। अब आपको ये लग रहा होगा क्या सर आप अब नाम आप बताते हो, इनको याद कैसे रखा जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा थोड़ी, नाम बार बार पढ़ के जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं जो है याद करवा देता हूँ। देखिए सुनीता, एक तो हो गई सुनीता, तो सुनीता में ऊ छुपा हुआ है, सुनीता में क्या छुपा है, ऊ छुपा है, ऊ मतलब उर्मिला। उर्मिला में आर छुपा हुआ है, आर मतलब रजनी। तो सुनीता, उर्मिला, रजनी, और ये तो पहली महिला है तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा विजया श्रीवास्तव। और पहले जो सचिव है वो प्रकाश चंद्र, और अपने लास्ट टाइम वो है दुर्ग विजय। ये आपको इतना याद रख लेना है, 1-2 बार नजर और मार लीजिएगा। वैसे मेरा मानना ये है कि सचिव, आईएएस, आईपीएस इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम्स में आमतौर पर, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है दिया हुआ है वेबसाइट पे तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर पूछ लिया बाई चांस तो हम अपना 1 नंबर तो कम ना करें, 1 नंबर का लॉस हमारा यहाँ पर ना हो।
इसीलिए मैंने इसको स्लाइड में डाल दिया था। अब दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो गठन उसका किया गया था, उसके कुछ शक्ति और कुछ कार्य भी होंगे। कार्य क्या है? तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर भूभाग का निर्धारण करना। परिसीमन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये पहले अभी मान लीजिए एक ही पंचायत है। अब इसमें पंचायतों का ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी पंचायत ग्राम पंचायत से जिला पंचायत कब बनेगी? जब जनसंख्या के आधार पर एक्चुअली होता है। ठीक है, जैसे नगर निगम कब बनता है? नगर पालिका से, जब उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा कुछ हो जाती है। तो इस तरीके से है। ठीक है, तो तभी तो ये नगर निगम बनता है ऐसे करके। तो इनका परिसीमन का इसी आधार पे हम इनको दो इनमें भागों में बांट देते हैं। तो ये परिसीमन हो, इसको हम बोलते हैं परिसीमन। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर भूभाग का निर्धारण करने का काम भी इनका है। दूसरा इनका काम है निर्वाचक नामावली तैयार करना। अब दोस्तों यही काम कौन करता है? यही काम करता है भारत का निर्वाचन आयोग, और यही काम फिर से हम भी करते हैं। तो इसमें अभी आप देखोगे तो काफी मतलब ये चलता रहता है कि हम 2 बार निर्वाचन नामावली क्यों तैयार करें, क्योंकि वोटर तो वही है, कहीं हम बाहर से वोटिंग तो करवाते नहीं है ना। अगर आप अभी आप जहाँ पर रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? या तो आप किसी नगर पालिका में रह रहे होंगे, या आप किसी नगर निगम में रह रहे होंगे, या आप किसी ग्राम पंचायत में रह रहे होंगे, जनपद पंचायत में रह रहे होंगे, जिला पंचायत में रह रहे होंगे। और यही सभी वोटर्स ही तो विधानसभा के, लोकसभा के और इनमें सब में जो भी होता है इनमें वोट डालते हैं, और यही इसमें डालते हैं। वही नाम इनके और 18 वर्ष की ही हम आय दोनों के लिए डिसाइड करी गई है। तो निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम हम बार बार करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम भी है निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। कैसे तैयार करने का मतलब यही है कि जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, 13 साल का कोई बंदा है, वो जो है 5 साल बाद 18 का हो जाना है, तो उसका नाम भी हमें निर्वाचक नामावली में जोड़ना है। इसी बीच किसी लोगों की किसी की मृत्यु हो गई, या कोई नागरिकता ही छोड़ के अमेरिका चला गया रहने के लिए कि नहीं भैया हम नागरिकता त्याग दी, तो उसका नाम भी हमें उससे हटाना है। इस तरीके से इसको अपडेट करने का काम भी इसका है। और तीसरा है निर्वाचन की तिथि, किस डेट को इलेक्शन होने, कौन से टाइम पे होने हैं ये, और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, ये किसका काम है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसको? उम्मीदवारों को। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। दोस्तों देखिए, पंच, सरपंच, पंच यानी कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, और सरपंच, इनके इलेक्शन मैंने इनके चुनाव चिन्ह अलग से डिसाइड है, जो कि आयोग की वेबसाइट पे जाके आप देख लोगे। सरपंच के अलग से हैं कि अनाज बरसाता हुआ किसान को वोट डालकर भारी मतों से विजय बनाए, ऐसे करके। तो इनके अलग 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 जो चुनाव चिन्ह है वो कौन कौन प्रदान करता है? तो वो करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय दलों उम्मीदवारों को लिए आचार संहिता निर्मित करना। ठीक है, इलेक्शन के दौरान हम जानते हैं ना कि आचार संहिता लगा दी गई है। आचार संहिता एक्चुअली होती क्या है? आचार संहिता सबके लिए होती है, दलों के लिए होती है, उम्मीदवारों के लिए होती है, अधिकारियों के लिए होती है, आम नागरिक के लिए होती है। और आचार संहिता का मतलब यह है कि कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, कि आयोग क्या मतलब जो पोलिंग बूथ के आसपास हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, नहीं तो जो है उस पर आईपीसी की धारा, बहुत सारी धाराओं के तहत उन पर जुर्माना है, दंडनीय अपराध भी है, 10 चीजें। तो इस प्रकार से आचार संहिता। प्रचार कब करना है? सुबह मान लो 10 बजे से, नहीं रात को 10 बजे के लेकर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक हमें प्रचार प्रसार ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो और उस दौरान हमें कोई लाभकारी नीति की सरकार की वो अनाउंस नहीं करनी है। तो ऐसी कुछ आचार संहिता है। आचार संहिता में यही सारी चीजें रहती हैं। और लास्ट है हमारा मतदान केंद्र पर लूटपाट, रिंगिंग, हिंसा, अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना। अब आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी पक गई होगी कि क्या पढ़ा रहे हैं ये वो। तो बस अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन क्या आएगा? निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। समय, तिथि, सारणी, नामांकन पत्रों का परीक्षण करने का काम भी इसी का है। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान कराता है? तो राज्य निर्वाचन। आचार संहिता
कौन लागू करवाता है उम्मीदवारों के लिए? तो राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन रद्द करने का अधिकार है राज्य निर्वाचन आयोग को। अब ऑप्शन में तो कुछ भी दे देंगे, निर्वाचन रद्द करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, 10। लेकिन हमें याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग को। अगर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, सेंटर के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि जिसे हम केवल निर्वाचन आयोग बोलते हैं, वो लगा करके आना है। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य या ऑफिशियल वाक्य क्या है, तो वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, एवरी वोट प्राइजलेस एंड एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। ये आपको याद रखना है। जैसे होता ना स्लोगन, एक तरीके से हम इसको स्लोगन बोल सकते हैं, नारा, स्लोगन, जो भी आप बोलोगे, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस तरीके से। किसी अब एक होता है, आपने देखा होगा, अरे उसकी तो जमानत ही जब्त हो गई। अगर किसी को बहुत कम वोट मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि उसकी तो जमानत ही जब्त हो गई। तो जमानत जब्त कब हो जाएगी? जब किसी उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 1/6% मिलता है, मतलब 1/6 मत भी प्राप्त नहीं होते हैं। मान लीजिए अपना 60 मत, किसी उसमें पंचायत में 60 टोटल वोट डाले गए थे और उसमें से 10 वोट भी इनको नहीं मिले, तो इनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। जमानत का मतलब क्या होता है? ये अपना जब नामांकन भरने जाते हैं खड़े होने के लिए, तो ये एक राशि देते हैं जो कि 10,000 रुपए, और अलग अलग चुनावों के लिए अलग अलग रहती है। विधानसभा के लिए अलग है, लोकसभा के लिए अलग है, अध्यक्ष के लिए अलग है, सरपंच के लिए अलग है। तो इस तरीके से ये अपनी कुछ राशि एक उस पर जमा करते हैं। अगर आपने 1/6 से ज्यादा वोट अपन ले लिए कुल डाले, तो आपकी ये राशि वापस कर दी जाएगी, नहीं है तो आपकी जब्त कर ली जाएगी। इसको बोलते हैं जमानत जब्त करना। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद करना होता है। ये भी भैया क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चुनाव के समय किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद करना होता है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 4 दिन? तो आपको लगा देना है 48 घंटे, बिना किसी टेंशन के या बिना किसी चिंता के। और एक ये है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने एक चुनाव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसको आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको करना है तो। ये क्या है? चुनाव ऐप में क्या क्या मिल जाएगा आपको कि ये एक तो मतदाताओं के लिए उपयोगी इसीलिए है कि मतदाताओं की सूची में अपना नाम खोजें। आप इस ऐप में अपना नाम जो है सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आपके आसपास जो मतदाता केंद्र होगा जिसमें आपको वोट डालने जाना है, आपका सूची, तो उसके लिए लोकेशन गूगल मैप पे वहीं से चले जाओगे। मतदाता पर्ची आपको प्राप्त कर लेनी है। मान लो पर्ची आपके पास नहीं है तो आप अपना वहाँ पे मतदाता पर्ची वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के जाके वोट डाले आना। अभ्यर्थियों की जानकारी उसमें रहेगी, निर्वाचन परिणाम, इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और कुछ महत्वपूर्ण समाचार अगर कोई बदलाव होते हैं तो उससे रिलेटेड भी इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है चुनावों में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट कम है तो आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम के लिए कि चुनाव अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिवीजन के तौर पे आप थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो आप एक बार देख लीजिए। संक्षिप्त इतिहास में हमने जाना, क्या क्या जाना? 73वां 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 के 243 जेड ए में क्या था? तो निकायों के गठन की बात करी गई थी। के में क्या था? तो पंचायतों के गठन की बात करी गई थी। ठीक है, 43 के तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो 243 के तहत किया गया, ना कि 243 जेड ए। अगर क्वेश्चन आपसे इन दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आपको लगा के आना है ये आर्टिकल 243 के। ठीक है, इसमें एक्चुअली निकायों के लिए चुनाव की बात करी गई है, लेकिन चुनाव जो आयोग होगा वो इसमें ही गठित कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। संरचना हमने जान ली, एक सदस्यीय निकाय है, राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। और ये पूरा फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, इसका संगठन चार्ट जो भी है।
इसके बाद इनकी सेवा शर्तें हमने डाल ली। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 6 वर्ष से 66 वर्ष, वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। सेवा शर्तों में कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहले कौन है? एन वी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल दूसरे हैं, आदित्य विजय, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह। 6 हैं, 6 के 6 के नाम आपको याद रखने, नहीं तो भैया क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया है जो भारत के निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। इसके बाद सचिव के बारे में हमने जान लिया। पहले कौन थे? प्रकाश चंद्र थे। लास्ट कौन है? अभी वर्तमान में श्री दुर्ग विजय है। और ये जो वर्तमान है वो मैं बोल रहा हूँ भैया आज की तारीख में, आज की तारीख में 2021 13 जनवरी 2021 में, ठीक है, नहीं तो कल को ये चेंज हो जाए फिर आप मुझसे बोलो। तो श्री प्रकाश चंद्र पहले होगा। चारों के नाम आपको याद रखना है, विजया श्रीवास्तव, उर्मिला, सुनीता और रजनी, ठीक है। सुनीता में ऊ छिपा है, मैंने आपको बताया, उर्मिला, फिर रजनी, और ये सब मिल जाते, याद रख लेना। फिर हमने देखिया कि इनकी शक्ति और कार्य क्या है, तो परिसीमन आयोग, निर्वाचन नामावली, समय, तिथि, ये सारे काम, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता, निर्वाचन रद्द करने का काम भी इन्हीं का हो गया। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसमें चुनाव क्या है, एक मोबाइल ऐप है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कौन सा है, तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण है, 1/6 मत भी अपन ने डाले हुए मतों का प्राप्त नहीं किया है तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। 48 घंटे पहले आपको इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार है वो बंद करना होता है। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपके कोई सुझाव हैं इस वीडियो को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।